हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। शब्दावलियाँ देखिए दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उनकी शब्दावलियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है उनका कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहती है शब्दों को समझने में। ठीक है, तो उनको समझेंगे जिससे आपको अर्थशास्त्र कुछ आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। देखेंगे कि देखिए संसाधनों के उपयोग से संबंधित संसाधनों के उपयोग से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि मांग क्या है। मांग मांग की बात करते हैं तो मांग क्या है। मांग की बात करते हैं तो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता। यानी दोस्तों, मांग उसे कहते हैं जब आप किसी वस्तु की मांग करते हैं तो पहली बात तो उसमें दो दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहली बात तो हो गई। पहली बात कौन सी है? पहली बात तो आपकी इच्छा होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने की, और दूसरी उसको आपकी क्षमता होनी चाहिए उसको खरीदने की। क्षमता मतलब जब मान लीजिए किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं तो उस पर व्यय करने वाला व्यय जो पैसा जो व्यय किया जाता है, तो व्यय करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। और दूसरी बात, इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के तो किसी वस्तु को आप खरीदते नहीं हैं। तो इच्छा और क्षमता दो चीज़ों का होना आवश्यक है। तो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता को ही हम मांग कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ति की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे बहुत काम देता है इंग्लिश वर्जन। तो पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा और क्षमता, यानी कि जस्ट मांग के जैसा ही है। किसी वस्तु को बेचने की इच्छा यानी पूर्ति, सप्लाई जब आप करते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? पहली बात तो आप जब किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस वस्तु को बेचना है, और दूसरी बात क्षमता होनी चाहिए आपको बेचने की। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे कि उपयोगिता क्या है, जिसको इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश ज़रूर देते जाइएगा। तो उपयोगिता किसे कहते हैं? तो अब उपयोगिता समझते हैं कि किसे कहते हैं। उपयोगिता किसी वस्तु से मिलने वाला संतोष। यानी आप जैसे सेब खा रहे हैं तो सेब से जो आपको मज़ा मिलता है, ये संतुष्टि मिलती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो जो आप खाना खाते हैं तो उससे जो संतुष्टि मिलती है तो उसे ही उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो उपयोगिता की बात हो गई। दूसरी बात अब करते हैं सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल 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 यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला संतोष, यानी ये भी मिलने वाला संतोष ही है, मतलब मिलने वाली संतुष्टि ये भी है, लेकिन एक अतिरिक्त इकाई से। मान लीजिए जैसे आपके पास 5 रोटी हैं। ठीक है। 5 रोटी हैं, पहले से कितनी उपयोगिता मिली? 50%। मान लीजिए पहले से एक एक रोटी आपने पहले खाया, आपको 50% उपयोगिता मिली। आपने दूसरी रोटी खाया, आपको उससे हल्का कम मिलेगी, 40% मिलेगी। आपने तीसरी खाया तो आपको कितनी मिलेगी? 30% मिलेगी। तो धीरे धीरे जब आप 5 6 7 रोटी खा जाएंगे तो आप थक जाएंगे, फिर आपको उससे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। तो ये देखिए, जो एक से दूसरी जब आपने खाया रोटी, तो जो 50 से जो 40 मिली है, जो 50 से 40 उपयोगिता मिली है घट करके, तो इनका जो बीच का अंतर है 10%, यही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला संतोषी सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अब देखते हैं कि मूल्य
मूल्य किसे कहते हैं, यानी प्राइस। ठीक है। तो वस्तु के बदले दिया गया धन, यानी आप मान लीजिए जैसे मार्केट जाते हैं, आप 1 केजी आलू खरीदते हैं। मान लीजिए 1 केजी आलू हैं, 1 केजी आलू हैं 10 रुपए के। तो जब 1 केजी आप आलू खरीदेंगे तो उसको 10 रुपये ना पे करेंगे, तो आप उसको 10 रुपये देंगे। तो वही जो दिया आपने 10 रुपये, तो वही उस वस्तु का, यानी 1 केजी केला, वो 1 केजी आलू का मूल्य हो गया। तो उसे ही मूल्य कहते हैं, यानी वस्तु के बदले दिया गया धन। जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसके बदले में पैसा देते हैं, वही मूल्य कहलाता है, प्राइस कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्व किसे कहते हैं। राजस्व को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहते हैं। अब ये रेवेन्यू है क्या, राजस्व है क्या, बिक्री से प्राप्त कुल आय। यानी जो जब आप मान लीजिए बिक्री करते हैं, जैसे मार्केट में मान लीजिए, मार्केट में आप किसी वस्तु को किसी वस्तु से प्राप्त, बिक्री से प्राप्त, यानी जब आप मान लीजिए कि सब्जी वगैरह रखे हैं मार्केट में, तो आप सब्जी आपने आपने सब्जी बेचा, उससे जो आय प्राप्त हुई तो उसी को राजस्व कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं लागत। लागत किसे कहते हैं, कॉस्ट। इंग्लिश में से कॉस्ट कहते हैं। तो उत्पादन में किया गया व्यय, उत्पादन में किया गया व्यय ही कॉस्ट कहलाता है। आप जैसे मान लीजिए कि कृषि करते हैं, तो आप कृषि में विभिन्न प्रकार की लागत लगाते हैं। जैसे ट्रैक्टर से आपने खेत जुतवाया, उसमें लागत लगी। आपने बीज लाया आप नया, उसमें कॉस्ट लगी। तो विभिन्न प्रकार की ये जो सिंचाई वगैरह है इसमें लगता है। जो भी उत्पादन में जो व्यय किया जाता है, यानी जो पैसा लगाया जाता है किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, उसे ही जो लागत आती है उसमें, तो उसी को ही लागत कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में कॉस्ट कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि लाभ क्या है, यानी लाभ हम किसे कहते हैं, प्रॉफिट। इंग्लिश में से प्रॉफिट कहते हैं। तो राजस्व माइनस लागत। राजस्व मतलब अभी आपको ऊपर बताया गया है, जो भी ये प्राप्त होता है, हमें किसी वस्तु को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे राजस्व यानी रेवेन्यू कहते हैं। और लागत, जब किसी उत्पादन में किया गया व्यय, तो वो लागत होता है। तो देखिए, जो जो आपकी पूरी आय है, पूरी आय मान लीजिए आपने राजस्व मतलब रेवेन्यू मतलब आय हो गई। ठीक है। तो आय आपकी 50 रुपये है, मान लीजिए आय आपकी 50 रुपये है, माइनस लागत आपकी कितनी है, लागत आपकी 20 रुपये है, 20 रुपये है। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो 30 रुपये आपकी प्रॉफिट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कुल आय होती है उसमें से लागत घटा दिया जाता है, वही लाभ होता है। अब आगे देखेंगे कि उपभोक्ता क्या, उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में देखें तो कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो जो वस्तुओं का उपभोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग मतलब, उपभोग मतलब होता है, जैसे आपने रोटी खाया, तो आपने रोटी का उपभोग किया, मतलब उसका यूज करना ही, किसी वस्तु का जो व्यक्ति यूज करता है वही उपभोग कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने खाना खाया तो आपने रोटी का उपभोग किया, तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे, रोटी के उपभोक्ता हैं आप। ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे कि उत्पादक, प्रोड्यूसर क्या है। तो जो वस्तुओं का निर्माण करता है, जो वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे कंपनियों में साबुन बनती हैं, विभिन्न वगैरह की चीज़ें बनती हैं, तो जो निर्माण होता है उसी को उत्पादन के, जो जो उत्पादन उसका करता है वही उत्पादक कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि उत्पादक तो हो गया, लेकिन अब उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है। उत्पादन किसे कहते हैं, यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करता। यानी जो भी वस्तुओं का, जैसे फैक्ट्रियों में जैसे साबुन उत्पादन होती है, तो जो साबुन उत्पादन करता है वो निर्माण करता है, वो उत्पादन कहलाता है। उत्पादन मतलब वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उत्पादक मतलब जिन्होंने किया है। ठीक है। इसमें देखिए समझिएगा, उत्पादक मतलब, उत्पादक, उत्पादक मतलब जिसने किया है, जिसने जिसने उत्पादन किया है।
जिसने उत्पादन किया है, जिसने किया है, जिसने किया है तो वो उत्पादक कहलाएगा। और जो 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 जिस वस्तु का, मान लीजिए जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है, मतलब हुआ है, उत्पादन हुआ है, तो वो उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, उत्पादक और उत्पादन में आप समझ गए हैं कि जिसने उत्पादन किया है तो वो उत्पादक कहलाएगा, और जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है वो उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बाजार किसे कहते हैं। इंग्लिश में मार्केट। मार्केट तो आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट किसे कहते हैं। खरीद एवं बिक्री का स्थान ही मार्केट कहलाता है। खरीद मतलब आप मार्केट जाते हैं, या तो आप बेचने जाएंगे किसी चीज़ को, या फिर आप खरीदने जाएंगे। तो जो खरीद एवं बिक्री का जो स्थान होता है, एरिया होता है, क्षेत्र होता है, तो उसी को मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संतुलन मूल्य क्या है। संतुलन मूल्य, संतुलन मूल्य वो होता है, मान लीजिए जैसे आपने बकरी बेचा, आपने बकरी बेचा, लेने वाले ने कहा 5,000 की है, 5,000 की है, आपने कहा 7,000 की है। अब बीच में कोई आ गया, उसने कहा चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना इसकी, 6,000 की दे दो। तो यही हो गया संतुलन मूल्य, यानी मूल्य का संतुलन हो गया। अब इसमें समझते हैं कि जहाँ मांग बराबर आपूर्ति, आपूर्ति, जहाँ मांग और आपूर्ति यानी कि पूर्ति भी बराबर हो और मांग भी, मांग के बराबर हो पूर्ति, वही होता है संतुलन मूल्य। यानी कि आपने बकरे भी दे दिया और उसने ले भी लिया, तो वही जो बीच में जो मूल्य निर्धारित हुआ वही होता है संतुलन मूल्य। ठीक है, आगे देखेंगे कि मुद्रा, यानी मुद्रा क्या है। मुद्रा किसे कहते हैं, व्हाट इज मनी। ठीक है, तो विनिमय का माध्यम ही मुद्रा कहलाता है। विनिमय का माध्यम, किसी वस्तु का लेन देन जब आप करते हैं तो किसी वस्तु का लेन देन करना ही विनिमय कहलाता है, पहली बात तो। और विनिमय का जो माध्यम होता है, बीच में जो बिचौलिया होता है, जो विनिमय कराता है, तो वही मनी कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल क्या है, तो उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन कैपिटल कहलाता है। यानी कि उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन, अब आप जैसे कृषि करते हैं तो उसमें कौन कौन सी पूंजियाँ लगती हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए उसमें पहली बात तो बीज लगता है, बीज लगता है, ट्रैक्टर जोतने के लिए ट्रैक्टर लगता है, उसमें सिंचाई यानी पानी लगता है। तो ये सब पूंजी के अंतर्गत आते हैं। पूंजी का मतलब पैसा बनना ही होता है, साधन भी होते हैं। जैसे ट्रैक्टर लगा, ये भी पूंजी है। आपको पानी के लिए पैसा लगा, ये भी पूंजी है। तो ये बीज लगा, ये भी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो भी उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन होते हैं, वही सब, वो सब पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी बात देखेंगे कि लेबर क्या है, यानी श्रम। तो लेबर से तो आप समझ गए होंगे, तो मानवीय प्रयास, यानी जो मानव जो शारीरिक कार्य करता है, जो शारीरिक कार्य करता है, तो वही लेबर होता है। ठीक है, वही श्रम होता है। जैसे खेत में आप मजदूर काम करते हैं, तो वो श्रम हो गए। ठीक है, उनसे उससे उनको पैसा मिलता है, तो वो श्रम हो गए। भूमि, अब भूमि भूमि की बात करते हैं कि अब भूमि क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भूमि है। यानी जो प्रकृति से मिली है वही भूमि है। ये साधन के रूप में काम काम किया जाता है, इसको भूमि का उपयोग साधन के रूप में किया जाता है। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि आती है। अब देखेंगे कि उद्यमिता, उद्यमता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है उद्यमता, तो जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। यानी मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, वहाँ पर लेबर लगी है और मालिक भी है। अब लेबर लगी है, मालिक भी है, तो मालिक, ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी में हमेशा लाभ ही लाभ हो, कभी घाटा भी हो जाता है, कभी मुनाफा भी हो जाता है। तो जो जो घाटा होता है, तो वो मालिक को ही वो ऑन करना पड़ता है, यानी साइन करना पड़ता है। तो वो जो सहन करता है उसको ही जोखिम कहते हैं। तो जो कंपनी में जो घाटा हुआ, उसको जो जिसने सहन किया, यानी मालिक ही सहन करेगा, तो उसी को उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
अब बात करते हैं कि उपभोग क्या है। उपभोग यानी कंजप्शन क्या है। कंजप्शन वस्तुओं का उपयोग। मान लीजिए किसी वस्तु है, आपने उसका उपयोग किया तो आप उपभोग कहलाएंगे, यानी कंजप्शन कहलाएगा। ठीक है, उपभोग हो गया उसका। अब ये 21 नंबर पे आते हैं कि निवेश किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो भविष्य के लाभ के लिए व्यय, यानी कि निवेश, जैसे किसी चीज़ में या किसी भी धंधे में या किसी भी चीज़ में पैसा जब लगाया जाता है तो उससे जो लाभ प्राप्त होती है, लाभ के लिए जो पैसा लगाया जाता है, सीधे सीधे आप मानिए जो भी लाभ के लिए आगे के लाभ के लिए जो पैसा लगाया जाता है, निवेश किया जाता है यानी व्यय किया जाता है, उसे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि बचत क्या है। इंग्लिश में देखेंगे कि सेविंग। तो आय का वह भाग जो खर्च नहीं होता है, बचत कहलाता है। तो आय का वह भाग जो खर्च नहीं होता है। मान लीजिए आप 500 रुपये रोज़ कमाते हैं, उसमें से आपका 200 रुपये खर्च हो जाता है। उसमें से फिर इसमें से कितने बचे, 200 रुपये यहाँ खर्च हो गए तो आपके बचे 300 रुपये। तो 300 रुपये ये बच गए ना, तो यही बचत कहलाता है, यानी सेविंग कहलाता है। अब देखेंगे कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो कीमतों में सामान्य वृद्धि। अगर इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देखें तो कुछ गिने चुने वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि ही इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, तो सामान्यतः वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसे ही इन्फ्लेशन कह देते हैं। अब अवस्फीति किसे कहते हैं, इंग्लिश में देखें तो डिफ्लेशन किसे कहते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट ही है, विपरीत ही है। कीमतों में सामान्य गिरावट, यानी जब कीमतें गिर जाती हैं तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक 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 प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य होता है। यानी देश में, एक देश के अंदर जो भी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। इस जीडीपी को समझने के लिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगा है, इसलिए अभी रोकते हैं और अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे की ओर, कि इसके आगे जो राष्ट्रीय आय है, बजट है, घाटा है, कर है, प्रत्यक्ष कर है, मुद्रा आपूर्ति, ये सब क्या है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।